हेलो हाय, कैसे हैं आप। आई थिंक सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। चले तो क्लास स्टार्ट करें। काफी लोग लाइव भी आ चुके हैं। चले थोड़ा सा वेट करते हैं कुछ सेकंड का, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज एक नई सीरीज के साथ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सीरीज आप लोगों ने चेकआउट कर ही लिया होगा थंबनेल में और टाइटल में, ठीक है। चलिए तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों में चेकआउट किया था, आज जो बिल्कुल हाईली डिमांड पे ये सीरीज हम लेके आए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी जो आपका आने वाला जो एग्जाम है, ठीक है, उसके हिसाब से जो रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। जैसे हमने इससे पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने उन सारे टॉपिक को समझा था जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। उस सीरीज की क्वालिटी थी कि उस सीरीज में उस टॉपिक को कंप्लीट समझते थे, थ्योरी, और देन उसके बाद उससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हो या फिर प्रीवियस एग्जाम में आए हो, यानी कंप्लीट टॉपिक हम समझते थे। अब टॉपिक सीरीज चल रही थी, स्टूडेंट ने डिमांड किया था सर क्वेश्चन वाली भी सीरीज आप कहीं ना कहीं कंटिन्यू करिए। तो आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। जैसे उस सीरीज की क्वालिटी थी, इसी प्रकार इस सीरीज की भी क्वालिटी है। क्या है, यानी इसमें एक क्वेश्चन तो रहेगा, यानी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है कि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो उस क्वेश्चन का आंसर होता है, बाकी 3 क्या है। तो इस सीरीज का एक टैग है, एक मोटो है, क्या है, यानी एक क्वेश्चन में 3 और नए प्रश्नों और टॉपिक को हम समझेंगे। यानी एक क्वेश्चन को तो हम डिटेल में समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ में उस जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उनको भी समझेंगे, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो प्रश्न हो, अगर कोई टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट अपने आप में एक नया लेक्चर क्रिएट हो सकता है वहां से। तो हम जस्ट लाइक उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग हाईली मतलब एक्साइटेड होंगे इस सीरीज के लिए। तो एक बार सीरीज स्टार्ट करने से पहले, ये सीरीज लेक्चर नंबर 1 है इस सीरीज का, और ये जो सीरीज रहेगी आपकी सीपीसीटी एग्जाम, एमपीएसआई, एसआई स्टेनो और जो पटवारी का आपका एग्जाम होने वाला है अभी हाल ही में, उसके लिए ये सीरीज आपकी रिलेवेंट एक्सपेक्टेड रहने वाली। ऐसा नहीं है सीपीसीटी वाले स्टूडेंट ही देखें, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे बेसिक कंप्यूटर आता है, यानी एमएस ऑफिस और इंटरनेट लेवल का, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है। तो आपको जैसा पता है कि हम डेली शाम को लाइव क्लास करते हैं 5 बजे। जो लोग नए हैं तो डेली शाम को क्लास होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल है तो बाकी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी शेयर करना, जिससे से ज्यादा लोगों को इस सीरीज का बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एएसआई, एसआई स्टेनो या फिर पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो भी डिटेल में, तो उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फीचर्स दिख रहे होंगे, ये सारे फीचर्स आपको कोर्स मॉड्यूल में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर लेना। काफी स्टूडेंट के डाउट रहता है सर कोर्स हम पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करवाने का कहीं ना कहीं मोटिव है, मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है। आप बेझिझक होकर एनरोल करना चाहते हैं तो करिए, जब एग्जाम होगा तो उसके लिए हम रिलेवेंट आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं सीरीज के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उस टॉपिक के आने की संभावना है। ठीक है, तैयार हैं? चलिए, तो जैसा आप सभी को पता है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक प्रश्न के साथ हम बाकी जो नए 3 टॉपिक्स होंगे, नए 3 प्रश्न कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को डिटेल में डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में चले गए तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि बाकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और अगर आप इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे लेक्चर्स का पीडीएफ, वीडियो लिंक, कब लेक्चर होगा कब नहीं होगा, क्या इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलती हैं? टेलीग्राम पे मिलती है। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम के यूजर्स हैं तो आपको BS Academy CPCT टाइप करना है। CPCT ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपका जो चैनल है वो मिल जाएगा, ग्रुप है वो मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम कंप्लीट डिस्कशन भी करते हैं कभी जब स्टूडेंट के डाउट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारी लिंक्स दे दी हैं, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब काफी लोग लाइव आ गए। जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए, सर हमने क्लास ज्वाइन कर लिया। जिससे होता क्या है कि स्टूडेंट के नाम कंफर्म हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट है जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर लिया। थोड़ा सा चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है? अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट्स, यानी फायरवॉल जो है एक सॉफ्टवेयर टूल है, वो प्रोटेक्ट करता है। किस किस को प्रोटेक्ट करता है? 4 टर्म दिए हैं। ये आपके सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को करता है, फायर को करता है, और फोर्थ है आपका इंडिविजुअल पीसी, यानी आपके कंप्यूटर्स हैं जो इंडिविजुअल पीसी हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन के आंसर तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में अगर कोई नया क्वेश्चन है उसको आप कैसे फेस करोगे एग्जाम में, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी चीजों को समझेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? यस, क्विक। चलिए, तो जैसा आप सभी को पता है कि फायरवॉल क्या है, यहाँ पे हिंट ही दे दिया है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है। तो जैसे ही आपके माइंड में ये क्लिक हो गया कि फायरवॉल कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर टूल है, तो एक टर्म यहाँ पे दिया है जो आपके क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकता है। वो टर्म है आपका फायर, यानी फायरवॉल आग से प्रोडक्ट नहीं करेगा आपके पीसी को या फिर कोई भी चीज हो, क्योंकि फायरवॉल जब टूल सॉफ्टवेयर हो गया तो आग से कैसे बचाएगा? तो सी तो नहीं होगा। अब सी जिस ऑप्शन में है आप उन सारे ऑप्शन को हटा दीजिए, क्योंकि वो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नहीं करेगा आपका फायरवॉल, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर टूल हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन चेकआउट करोगे तो ऑप्शन ना तो 1 होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि सब में सी मेंशन है, तो सी तो होगा ही नहीं। तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यानी जो आपका फायरवॉल है प्रोटेक्ट करता है आपके सर्वर को, नेटवर्क को और पीसी को। अब किससे करता है? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम फायरवॉल के बारे में जान लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि फायरवॉल आखिर कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। चलिए, पहला यहाँ पर पहला आपको जो पॉइंट समझना है, अब आपको तो कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग पेड कोर्स में इनरोल है उनको सारी इंफॉर्मेशन है, जिनको नहीं है वो बाद में नोट कर लेना, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने टेक्निक लगाई थी क्वेश्चन में, जो अप्रोच थी, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, लेकिन आपने लगाया कैसे वो जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ये कि एक सॉफ्टवेयर टूल है। इसके अलावा फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर टूल यानी सॉफ्टवेयर तो हो गया, इसके अलावा हार्डवेयर भी होता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है या फिर दोनों होती है, तो आंसर क्या करोगे? दोनों होती हैं। अब बात ये आती है कि फायरवॉल आखिर होता क्या है? तो फायरवॉल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। नेटवर्क
सिक्योरिटी सिस्टम होता है। अब सिस्टम अगर यहां पे आ गया, यानी एक नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क क्रिएट किया है आपने, उसमें जितने भी सिग्नल्स रहेंगे, जितने भी ट्रैफिक्स रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। कौन? फायरवॉल। और इसके प्री डिटरमाइंड कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पर करता है। ऐसा नहीं जरूरी कुछ भी कर दे, कुछ नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के आधार पर ये सारे ट्रैफिक्स को, चाहे वो आपके ट्रैफिक्स में क्या आ जाएगा, आपके सिग्नल्स आ जाएंगे। वो सिग्नल आपके दोनों हो सकते हैं, चाहे वो सिग्नल आपके इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग, यानी आने वाले सिग्नल हो या आपने सेंड किए, उन सारे सिग्नल को मॉनिटर करता है, चेक करता है कि कैसे हैं, और कंट्रोल भी करता है। अब कंट्रोल 3 तरीके से करता है। 3 कौन कौन से, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, 3 सिग्नल कौन से? एक तो आपका जो रूल्स हैं, जिनको वो जिन रूल से वो सिग्नल को चेक करता है, फर्स्ट रूल से उन सारे सिग्नल्स को वो एक्सेप्ट करेगा, या फिर सेकंड जो रूल्स है, या फिर उनको रिजेक्ट करेगा। देन थर्ड जो रूल्स है, वो आपको उन सिग्नल को ड्रॉप करेगा। अब इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है जब वो सारे के सारे ट्रैफिक को जाने दे, अलाउ कर दे, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे फिर आउटगोइंग हो, उन ट्रैफिक्स को वो जाने की परमिशन दे दे, तो वो आपका रूल्स हो जाएगा एक्सेप्ट रूल्स। और रिजेक्ट रूल्स में क्या होता है, उन सिग्नल्स को, उन ट्रैफिक्स को वो कहीं ना कहीं जाने की परमिशन नहीं देता, उनको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक के साथ साथ उनका पर्टिकुलर रिप्लाई भी देता है कि इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, इनको क्यों ब्लॉक किया गया है, क्योंकि अनरीचेबल ये एरर्स हैं। यानी रिजेक्ट में वो रूल्स आते हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल आते हैं जिनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया, रोक दिया गया है, लेकिन इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो सिग्नल्स हैं आपके, ये जो ट्रैफिक्स आपने भेजा है, वो आपका अनरीचेबल है, उनको अनरीचेबल एरर है, इनको फॉलो नहीं करता उनका सिस्टम, इसी प्रकार आपके सिग्नल रोक दिए गए हैं। और ड्रॉप में होता क्या है, ड्रॉप में सारे सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या, इसमें कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता, कोई मतलब नहीं बताता, बस ब्लॉक कर, वो ड्रॉप कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, तो वहां पर वो रूल चले जाते हैं आपके ड्रॉप में। ये जो मैं टर्म बता रहा हूं ना, इन सारे टर्म पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, नहीं तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं मिले हैं तो मैंने जो रखे हैं इनसे आके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग पे क्वेश्चन आया है और बोला गया है कि एक पर्टिकुलर एक प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं, पहले से बने हुए रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से आपके जो सिग्नल्स हैं, किस प्रकार से जो आपका ट्रैफिक जनरेट होता है, चाहे वो इनकमिंग का हो या फिर आउटगोइंग का हो, उनको किस रूल्स के द्वारा फॉलो करता है, तो वो रूल्स आपके 3 हैं। कौन कौन से? एक्सेप्ट में सारे के सारे सिग्नल को जाने की परमिशन देता है, चाहे वो इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो। सेकंड रूल है रिजेक्ट में उन सिग्नल्स को, उन ट्रैफिक्स को ब्लॉक करता है, बट रिप्लाई देता है कि उन सिग्नल्स को आपने क्यों रोक रखा है, तो वहां पे एरर आता है कि वो अनरीचेबल एरर्स हैं, अनरीचेबल ट्रैफिक्स हैं, उनको जाने की परमिशन नहीं है। थर्ड जो रूल्स है वो आपका ड्रॉप में सारे के सारे सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है विदाउट रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता। तो आई थिंक इतनी थ्योरी थी आपकी क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट पॉइंट था ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है। अब फायरवॉल करता क्या है और फायरवॉल होता क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। और अगर करता क्या है, वर्क क्या है, तो वर्क कैसे करता है ये भी हमने चेकआउट कर लिया। एक पॉइंट और समझना है इस क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। लास्ट है यानी इसके टाइप्स कौन कौन सी फायरवॉल के, इन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप आपके जनरली 4 प्रकार के हम पढ़ते हैं, लेकिन होते यानी 3 आप पढ़ लोगे तो 3 सफिशिएंट है। पहला है पैकेट फिल्टरिंग, इन पर क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपके आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मुझे डेट याद नहीं है किस मंथ्स में आता। पैकेट फिल्टरिंग आपका फायरवॉल होता है। सेकंड होता है आपका कौन सा, स्टेटफुल
इंस्पेक्शन फायरवॉल। थर्ड होता है आपका प्रॉक्सी फायरवॉल, जिसको हम एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी मानते हैं, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी बोला जाता है, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल या फिर गेटवे भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के हम फायरवॉल के टाइप जनरली आपको पता होने चाहिए, इन 3 से आपका काम हो जाएगा। एक और होता है, वो होता है आपका सर्किट लेवल गेटवे या सर्किट लेवल फायरवॉल। तो ये 4 प्रकार के मेनली आपको फायरवॉल पढ़ने पड़ते हैं, ज्यादा इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक कर लेना इन पे इनका काम क्या है। पैकेट में पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल इंस्पेक्शन में देखो आप चेक कर लेना, मैंने नाम लिखे हैं तो आप सर्च करोगे सारे नाम आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन कर लिया होगा। अब बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि एक क्वेश्चन में 3 नए टॉपिक को समझेंगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो बहुत सारे नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखे, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, इन सारी चीजों को समझेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा हो सकता है लेकिन एक्यूरेट रहेगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा है? इन कंप्यूटर के टर्म में पूछा है CD रोम क्या होता है, ठीक है। चलिए यस, 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। अब दोनों टर्म है यहां, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में 2 टर्म है, एक तो आपका DVD है और आपका रोम है, DVD और रोम। अगर आपको DVD के बारे में पता है तो आप 50% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको रोम के बारे में पता है तो उस स्थिति में भी आप 50% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यानी एक के बारे में तो पता होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब पता है तो 50, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है ना और उसको आपने 50% तक सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब है 4 ऑप्शन में से एक लगाना था, कहीं ना कहीं आपने एक क्लिक कर लिया तो इजी हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी से कोशिश करिए, जल्दी से आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस, देखो आपको DVD पता है तो 2 ऑप्शन हटा दीजिए। चलिए कोशिश करते हैं। यस, चल रोम पता है या DVD, आप कुछ भी, चलिए पहले हम DVD को मान लेते हैं। DVD आपकी ऑप्टिकल होती है या मैग्नेटिक होती है? तो सबको पता है DVD आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल 2 ही ऑप्शन में है आपका, फर्स्ट में और थर्ड में, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों के दोनों आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब यहां पर रोम का मतलब लिखा है, अब रोम का यहां पर देखो एक लिखा है, यानी ये ऑप्टिकल स्टोरेज है, इसमें जो डेटा है या जो प्रोग्राम है उनको हम रिटर्न मैनी टाइम्स कर सकते हैं या फिर रिटर्न वंस टाइम कर सकते हैं, ओनली एक बार कर सकते हैं। तो रोम का मतलब होता है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जो डेटा भेज रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार राइट होगा और मैनी टाइम्स नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब ये तो हो गया DVD को हमने कहीं ना कहीं पिक आउट किया था इस क्वेश्चन में। अगर आपको DVD के बारे में नहीं पता, आपको रोम के बारे में पता है, तो रोम के बारे में मैंने बताया कि रोम में जो डेटा रिटर्न होता है, जो डेटा सेंड किया जाता है, वो वंस टाइम होता है, एक बार होता है सिर्फ और सिर्फ। रैम में आप रिटर्न मैनी टाइम्स कर सकते हो, लेकिन रोम में ऐसा नहीं कर सकते। जब हमने रोम को पढ़ा था तो प्राइमरी पहले क्या होता था कि रोम में कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में कोई भी अगर एरर हो गया है तो वो रैम आपको फेंकनी ही पड़ेगी। आप सोचो उसमें फिर से उसको इरेज करके फिर से राइट डाउन कर दो, तो पॉसिबल नहीं था। इसी कारण हम रोम के टाइप लेके आए। रोम के टाइप आपने पढ़े थे
पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है। ये स्टेप बाय स्टेप थे। हर रोम के साथ एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस की, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दूसरी रोम में लेके आए, और फिर दूसरी रोम में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन तीसरी रोम में लेके आए। तो एक स्टेप बाय स्टेप, यानी जो एडिशंस होती हैं, जो आपके वर्जन्स होते हैं, वो इसी प्रकार अपग्रेड होते हैं। कोई प्रॉब्लम फेस होती है उस वर्जन के अंदर, तो आगे आने वाले वर्जन में उस प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट है, सॉल्यूशन है, वो किया जाता है और नया वर्जन मार्केट में आ जाता है। तो इसी प्रकार रोम से जो पी रोम है, ईपी रोम है, डबल ईपी रोम है, एक प्रकार के सारे रोम आपके अपग्रेड होते रहे। इनका मतलब क्या होता है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये सारे आप चेकआउट कर लेना, बिल्कुल बेसिक होते हैं, इन पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक तो आप रोम के फुल फॉर्म देख लेना और हर रोम का क्या वर्क है, पी रोम का क्या है, ईपी रोम का क्या है, डबल ईपी का क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और रोम को देखो, रोम को लेके चलते ना, तो आप ऑप्शन नंबर 4 आप हटा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है मैनी टाइम्स रिटर्न कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 हटा सकते थे। ठीक है, तो दो ऑप्शन आप रोम के पकड़ के कर सकते थे, तो आपके ऑप्शन बचते ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पे भी आपको फिर ऑप्टिकल और फाइबर और जो मैग्नेटिक उसमें जाते। अब बात आती है, ये तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब कभी कभी होता क्या है, देखो आप सभी को पता है, मैं यहां पे नहीं जाऊंगा डीवीडी और सीडी के फुल फॉर्म के बारे में, लेकिन इनके साथ में चलिए मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूं। जैसे मैं सीडी और डीवीडी की बात करते हैं। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले या फर्स्ट पॉइंट में ये क्लियर कर लेना, इनका डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इसका यूज हम कहीं ना कहीं स्मॉल साइज, जो स्टोरेज होता है कम साइज के लिए होता है, कुछ एमबीज में होता है, और जो आपका डीवीडी है इसको हम जीबी के लिए करते हैं। जीबी, जब स्टोरेज हमारा जीबी तक जाता है तो हम डीवीडी का यूज करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट है, इनके साथ जैसे अभी इस क्वेश्चन में लगा था, जैसे सीडी रोम होता है और डीवीडी आपका क्या होता है, डीवीडी रोम होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और काफी बार इनके साथ हम सीडी आर का यूज करते हैं और डीवीडी आर का। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। फोर्थ है, कभी कभी इस डीवीडी के साथ आर डब्ल्यू का उपयोग करते हैं या डब्ल्यू आर। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन आता है। डीवीडी डब्ल्यू आर रिटर्न ऐसा ही रहता है कि आर डब्ल्यू रहता है, आई थिंक आर डब्ल्यू रहता है, देख लीजिएगा आप, आर डब्ल्यू होता है आई थिंक। ठीक है, चलिए तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब इनको हम एक बार समझते हैं। चलिए रोम हमने पढ़ ही लिया। रोम में क्या होता है, जो हम प्रोग्राम रिटर्न करते हैं, जो डेटा रिटर्न करते हैं, ओनली वंस होता है, और सिर्फ एक टाइम हो सकता है, वो चाहे डीवीडी में हो या फिर आपके सीडी में हो। इसी प्रकार आर में, आर के साथ भी यही कंडीशन है कि यहां पे जो प्रोग्राम रिटर्न होगा ओनली वंस टाइम होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका कॉमर्शियल है। ठीक है ना, ये जो इस यूज करते हैं आर को, हम कहीं ना कहीं कॉमर्शियल यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, चाहे वो डीवीडी के साथ हो या फिर आपका सीडी के साथ हो। आर डब्ल्यू का मतलब है चाहे वो डीवीडी के साथ हो चाहे आपका सीडी के साथ हो, यानी इसमें जो प्रोग्राम रिटर्न होगा वो मैनी टाइम्स होगा, मैनी टाइम्स होगा। इसके अलावा आपका कभी कभी सीडी रैम भी आ जाता है एग्जाम में, या फिर डीवीडी रैम भी आ जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि इसमें जो प्रोग्राम है वो आप रिटर्न कर सकते हो मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को समझा। पहले हमने समझा डीवीडी और सीडी के बारे में, फिर उनके साथ जो टर्म लगते हैं, चाहे तो आपका रोम हो, रैम हो, आर हो, आई डब्ल्यू हो, इन सारे टर्म को समझा और इनका फुल फॉर्म भी देखा। इनका फुल फॉर्म देखो, रोम का आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म है री राइटेबल, री यहां पे लिख देता हूं मैं, री राइटेबल। ठीक है, ये आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। चलिए तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए यस,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस तरह को काफी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए लेक्चर लंबा जा सकता है। बस आपको ये नहीं देखना है कि आपको एक ही क्वेश्चन किया है, आपको ये समझना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें हमने इस क्वेश्चन में कवर की है। ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? यस, कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्ड में बताना है कि कंप्यूटर में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए 4 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कैश मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। सेकंड है, मैग्नेटिक मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। थर्ड है आपका, फ्लैश मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। और लास्ट पॉइंट है, रैम मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। यस, क्या होगा आंसर? जल्दी से क्विक। चलिए जल्दी से आंसर करिए, क्या हो सकता है आंसर? अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, सभी ने पढ़ा है, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है। वॉलेटाइल का मतलब होता है इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी रूप से होता है। यही वॉलेटाइल का टेम्पररी रूप से डेटा स्टोर किया जाता है वॉलेटाइल में। और नॉन वॉलेटाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका परमानेंटली होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, यही इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचाएगा हमें। अगर हमने वॉलेटाइल का मतलब टेम्पररी रूप से डेटा स्टोर की बात हो गई, अब आपको ये चेकआउट करना है क्योंकि चारों में आपके चारों मेमोरी दी हुई है। इन मेमोरीज में आप फाइंड आउट करिए कि कौन सी मेमोरी में डेटा है वो कहीं ना कहीं टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, जब भी वो वॉलेटाइल के साथ सही होंगी, अदरवाइज नॉन वॉलेटाइल के साथ जाएंगी। तो पहला आपने रैम पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो रैम होता है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो डी तो आपका होगा, जिस ऑप्शन में डी है उसको रखते हैं, बाकी ऑप्शन हटा देते तो ऑप्शन नंबर ए आपका हट जाएगा। अब हम बात करें कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी भी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी ए और होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैग्नेटिक मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो आपका परमानेंटली स्टोर होता है। एग्जांपल इसका हो जाएगा मैग्नेटिक मेमोरी का टैप। आपने टैप यूज किए होंगे, पुराने जमाने में यूज होते थे, अब तो हम कहीं ना कहीं फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। और फ्लैश मेमोरी भी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। इसका एग्जांपल है आपका पेन ड्राइव। ठीक है, तो आप इन मेमोरी का कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के जो डेफिनेशन है, इनके एग्जांपल्स हैं, इनको चेकआउट करना। कैश मेमोरी क्या होती है, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, क्योंकि इन सब पे अलग अलग से लेक्चर बन सकता है। तो यहाँ पे इन सारे देखो चारों टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया। कैश मेमोरी ये मैं और डिटेल में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली में इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरीज एक्सेस टाइम और फ्रॉम लो टू हाई। यस, क्या होगा आंसर? जल्दी से क्विक, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। यानी किसी मेमोरी से सीपीयू को डेटा एक्सेस करना है तो एक्सेस जो टाइम है उस मेमोरी का, उसके आधार पर नहीं सबसे कम किस में लगता है, उससे ज्यादा किस में लगता है और सबसे ज्यादा किस में लगता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करने से पहले याद होगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो आपका एक्सेस टाइम स्पीड हो या फिर स्टोरेज कैपेसिटी हो, दोनों के ऊपर हमने आपको एक फिगर प्रोवाइड कराया था। नहीं तो वो फिगर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उस फिगर से
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार वो फिगर मैं राइट डाउन कर देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका सीपीयू था उस फिगर में, और इस सीपीयू के पास ही होते हैं कौन, आपके रजिस्टर्स होते हैं। इन रजिस्टर्स के बारे में भी जान लीजिएगा। और रजिस्टर्स के बाद होती है कैश मेमोरी, कैश के बाद होती है हमारी मेन मेमोरी, एमएम लिख दिया मेन मेमोरी, जिसमें मेन मेमोरी का एग्जांपल आपका रैम हो जाएगा। और उससे फिर सेकेंडरी आती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसका एग्जांपल हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा। अब ये चलिए अब हम बात करते हैं एक्सिस टाइम की, या फिर स्पीड की बोलते हैं, स्पीड यानी एक्सिस टाइम, या फिर स्पीड भी बोला जाए तो भी आपका चलेगा। यानी स्पीड किसका, स्पीड या फिर एक्सिस टाइम। अगर हम स्पीड और एक्सिस टाइम की बात करें तो सीपीयू से जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ते जाते हो ना, तो जो आपका एक्सिस टाइम है वो डिक्रीज होता जाता है। वो आपका क्या है, डिक्रीज होता जाता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप सेकेंडरी मेमोरी से और सीपीयू की तरफ पढ़ते हो तो आपका जो एक्सिस टाइम है वो इंक्रीज होता जाता है। आप कैसे भी राइट डाउन कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। यानी सेकेंडरी से आप सीपीयू की तरफ जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो जो एक्सिस टाइम है, यानी सीपीयू के जैसे जैसे नजदीक आते चले जाओगे तो जो एक्सिस टाइम है, एक्सिस स्पीड है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप सीपीयू से दूर चलते चले जाओगे तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर्ड में कुछ स्पेस होता है, उससे ज्यादा होता है आपका कैश मेमोरी का, कैश मेमोरी से ज्यादा स्पेस होता है रैम का, और रैम से भी जो स्टोरेज कैपेसिटी में क्षमता में बड़ी होती है वो आपकी स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी है वो होती है। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी, चाहे आप स्पीड के आधार पर या फिर स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, जैसे आपको एक्सेस करना है, जैसे आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे समराइज करके लिखता हूं कि जो एक्सेस स्पीड है, जो आपकी एक्सेस स्पीड है, एक्सेस टाइम है, जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो यानी इस डायरेक्शन में जाते हो तो जो एक्सेस स्पीड है या फिर एक्सेस जो टाइम है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और जब आप सीपीयू से सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हो तो वहां पे जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। चाहे तो आप डिक्रीज ऑर्डर में लिख लीजिए या फिर इंक्रीज ऑर्डर में लिख लीजिए, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब आप डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है, जैसे ऐसे स्पीड को लिखना है तो आप सीपीयू से आगे जाओगे तो वो आपकी इंक्रीज ऑर्डर में हो जाए, जो डिक्रीज ऑर्डर में हो जाएगा। और आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात करोगे तो वो इंक्रीज ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में पूछा है, चारों मेमोरी लिखी हुई थी। अब पूछा है जो एक्सेस स्पीड है लो टू हाई, यानी सबसे जो आपके एक्सेस स्पीड है सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। सॉरी, स्पीड और टाइम दोनों में मैटर है। देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। यस, एक्सिस टाइम, एक्सिस टाइम का मतलब क्या है, यानी सबसे कम टाइम किस में लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्पीड और टाइम, हाँ ये जस्ट अपोजिट चलेंगे जब हम एक्सिस टाइम और एक्सिस स्पीड की बात करेंगे। ये जस्ट आपस में अपोजिट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने उसमें जो डायग्राम में समझाया था उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जैसे ये आपका सीपीयू था, सीपीयू से आपका फिर रजिस्टर, रजिस्टर से मैन मेमोरी, मैन मेमोरी से आपका, और ये आपका रजिस्टर था, रजिस्टर से कैश मेमोरी, कैश के बाद आपका मैन मेमोरी, मैन मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। अब ध्यान से सुनेगा, जब आप सीपीयू से इधर की तरफ जाते हो तो जो आपकी स्पीड है, ध्यान से सुनना, जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज होगी, लेकिन जो टाइम है, जो टाइम है वो आपका बढ़ेगा, जो टाइम है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक टाइम
कम लगेगा ना, तो जब रजिस्टर्ड की स्पीड ज्यादा है एक्सेस करने की, तो टाइम ऑटोमेटिक रूप से रजिस्टर्ड में से कोई डेटा फैच करना है तो उस स्थिति में कम लगना है, और उससे ज्यादा टाइम लगेगा आपका कैश मेमोरी में, क्योंकि कैश मेमोरी की जो स्पीड है वो रजिस्टर्ड से थोड़ा कम है। तो अब हम इसको लो टू हाई करेंगे टाइम के आधार पर, तो जो सबसे कम टाइम लगेगा वो आपका रजिस्टर्ड में लगेगा, यानी फर्स्ट में ये आएगा। देन उसके बाद एक्सेस करने का जो फैच करने का जो डेटा फैच करने के लिए टाइम लगेगा वो उसके बाद कैश में लगेगा, कैश के बाद मैन में, और मैन के बाद आपका सेकेंडरी में। स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड आपकी, यही स्पीड आपकी सबसे ज्यादा आपकी रजिस्टर्ड की हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी कैश की, उससे फिर कम आपकी मैन मेमोरी, और सबसे कम आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और इसका रिवर्स है स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन चेक करोगे यानी ए और डी होगा, ए और डी ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो फिगर था उस फिगर में जो स्पीड और टाइम, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे टाइम ऑटोमेटिकली कम लगेगा, ये आप लोग थोड़ा सा उस फिगर में समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गिवन द फ्लो, फ्लो में दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, जल्दी से क्विक। चलिए, ये मैं सोच रहा सर टाइम बहुत लग गया, क्वेश्चन 4 ही हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सीखेंगे इस टाइम में हमने क्या सीखा। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज 10, यानी या फिर 10, यानी किसी भी 3 डिजिट के नंबर को स्टोर करने के लिए जो बिट्स हैं वो आपके 10 लगेंगे, 10 लगेंगे। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, द डेटा इन द डिजिटल कंप्यूटर इज स्टोर इन द टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है बिट्स और बाइट में होता है। यस, वेयर 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 250 बिट्स। तो उस स्थिति में जो पेटाबाइट होता है वो 250 बिट्स के इक्वल होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको, यानी 1 पीबी की वैल्यू, 1 पीबी इक्वल टू आपका 250 बिट्स होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो बिट्स हैं, अगर हम बिट्स की बात करें तो 1 बाइट इक्वल टू आपका 1024 बिट्स होता है, 1024 बिट्स होता है। ये तो आपका कहीं ना कहीं, और जो पीबी होता है, अगर हम इसका मेमोरी यूनिट में बात करें तो सबसे छोटी यूनिट आपकी बिट्स होती है, उससे बड़ी आपकी निबल होती है, निबल से आपकी बड़ी बाइट होती है, बाइट से बड़ी आपकी किलोबाइट होती है, केबी, किलोबाइट से लार्जर होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट से लार्जर होती है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से लार्जेस्ट होती है टेराबाइट, जिसको हम टीबी बोलते हैं, और टेराबाइट से भी लार्जेस्ट होती है आपकी कौन सी, आपकी पेटाबाइट, पीबी। तो पीबी में अगर आपने मेमोरी यूनिट का लेक्चर पढ़ा है तो 1 पीबी इक्वल टू क्या होता है, 1 पीबी इक्वल टू हमने पढ़ा था 1024 टीबी, 1024 टीबी। यहां पे बात बोली जा रही है बिट्स में, तो कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है। हाँ, बिट्स में हम इसका जो कन्वर्जन है वो कर सकते थे, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो पहले सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्यों हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसका बिट्स में कन्वर्जन करते तो भी आप कर सकते थे। कैसे? देखो, 1 पीबी आपका कितना होता है, 1 पीबी की बात करें तो 2 की पावर 10 टीबी होता है, और 2 की पावर 20 जीबी हो जाएगा, और 2 की पावर 30 एमबी हो जाएगा। ठीक है, और यही आगे कंटिन्यू करोगे तो 2 की पावर 40 केबी हो जाएगा, और 2 की पावर 50 वाइट हो जाएगा, और 2 की पावर आपका 53
विड्स हो जाएगा, यानी 1 पीबी इक्वल टू आपका 2 की पावर 53 विड्स होता। ये सारे कन्वर्जन पढ़ लिए कि 1 पीबी इक्वल टू, अगर टीबी में पूछ ले जाता तो भी बता देंगे, आपका एमबी में पूछ लिया, केबी में पूछ लिया, वाट्स में पूछ लिया या फिर विड्स में पूछ लिया, सब में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया है। और ये स्पेशली लेक्चर मैंने जब टॉपिक वाली सीरीज थी वहां पे मैंने कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था, सारे यूनिट को समझा था, उनके कन्वर्जन्स देखे थे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते वो भी हमने कहीं ना कहीं डिटेल में चेकआउट किया था। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फर्स्ट की तरफ। तो पहला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो आपका गलत होगा, स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। 1 क्या होगा, तो 1 की अगर हम बात करें, देखो अब बात की जा रही है यहां पे मिनिमम ऑर्डर, ध्यान से समझना। यहां पे बोला जा रहा है 3 डिजिट डेसिमल, यानी 3 डिजिट का डेसिमल। अब 3 डिजिट का डेसिमल कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है 100, 3 डिजिट का डेसिमल, और सबसे बड़ा होता है आपका 999। अब इन नंबर्स को आपको कंप्यूटर में स्टोर करना है तो उसके लिए बिट्स की कितनी रिक्वायर होगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हम बिट्स की बात करें तो 2 की पावर, अगर हम 10 की बात करते हैं, यहां पे बोला जा रहा है कि 2 की पावर 10 बिट्स की आपको नीड होगी। अब 2 की पावर 10 को जस्ट हम डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका वर्ड नंबर है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, यानी इसमें जो आपका नंबर स्टोर हो सकते हैं 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, यानी 1024 इसमें नंबर स्टोर हो सकते हैं। जबकि जो हमारी लेंथ दी थी यानी 100 से लेकर 999 तक और हाईएस्ट 240 है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं 3 डिजिट वाले वो आपके स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो 10 बिट्स का मतलब है 2 की पावर, अगर 2 की पावर 9 की बात करते तो इसमें जो नंबर स्टोर होते वो आपके 512 स्टोर होते। तो ये बिट्स का कन्वर्जन भी हमने मेमोरी यूनिट में पढ़ लिया था, आप लोग चेक कर लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी बिट्स आता है तो बिट्स का मतलब 2 होता है, क्यों, क्योंकि बिट्स का मतलब होता है 1 और 0, क्योंकि बिट्स का मतलब है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट हमारी 2 होती हैं, 1 और 0 या फिर 0 और 1 जो भी हैं आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये हो गया, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इन 5 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया कहीं ना कहीं डिटेल में, और उनके जो एग्जाम्पल से उनको भी चेकआउट किया। काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो बाकी जो और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आया है तो आप जल्दी से कमेंट कर पूछ लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एएसआई, एसआई स्टेनो या फिर पटवारी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं वो भी डिटेल से, तो उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिए, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने 5 डिस्कस किए, लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जब आप चेकआउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने टाइम जो स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग डेटा हमने कहीं ना कहीं कलेक्ट किया है। तो जो टर्म मैंने बोले हैं उन सारे टर्म को आप रिकॉल कर लेना, कहीं नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि उन सारे टर्म पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो आगे आने वाले नेक्स्ट इस सीरीज के जो लेक्चर नंबर हमारे आगे जो क्वेश्चन है उनके साथ मिलेंगे, नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।